नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 26 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, राम एंड सीता स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम चेन्नई एंड बैंगलोर रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। राम और सीता हैं वो चेन्नई से चलना स्टार्ट करता है और सीता बैंगलोर से चलना स्टार्ट करती है। एक दूसरे की तरफ ये चलते हैं, सेम टाइम पे चलते हैं। और ये आफ्टर अराइविंग इन मैसूर, ये एक कोई पॉइंट है यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे मिलते हैं, मैसूर में मिलते हैं। एंड आफ्टर अराइविंग मैसूर दे टेक 2 आवर एंड 4.5 आवर टू रीच बैंगलोर एंड चेन्नई रेस्पेक्टिवली। अब क्या करते हैं भाई, ये यहाँ पे मिलने के बाद जो राम है आपका मैसूर से बेंगलोर पहुँचता है और यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का टाइम लेता है। और सीता है, सीता आपकी यहाँ से चल के चेन्नई पहुँचती है और ये यहाँ पर पहुँचने में 4.5 घंटे का टाइम लेती है। ये सीता के द्वारा लिया गया टाइम में, राम के द्वारा लिया गया टाइम है, ठीक है भाई। और ये अपने रेस्पेक्टिव स्थान पर पहुँच गए। अब हमसे बोला गया आगे, टिल मीटिंग इन मैसूर राम हैड ट्रेवल्ड 200 किलोमीटर मोर देन सीता। देखो भाई, राम यहाँ से चल के मैसूर पहुंचा, सीता यहाँ से चल के मैसूर पहुंची। तो अगर इसने x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है तो इसने x प्लस 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ राम एंड सीता। राम और सीता के बीच की चाल का डिफरेंस निकालना है। तो देखो भाई, हमें यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि राम की स्पीड बटा सीता की जो स्पीड होगी वो बराबर क्या होगी, √T2/T1। T2/T1 मतलब जो यहाँ पे सीता ने टाइम लिया वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका राम ने टाइम लिया वो आ जाएगा। तो भाई √T2, सीता ने कितना टाइम लिया, 4.5 घंटे। भाई सीता ने यहाँ पे कितना टाइम लिया था, 4.5 घंटे। राम ने कितना टाइम लिया, 2 आवर, तो यहाँ पे 2 घंटे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 4 9 मतलब 3/2। मतलब राम और सीता की जो स्पीड का रेशियो आया वो कितना है, 3:2 आ गया, ठीक है। अब राम और सीता की स्पीड का रेशियो 3:2 आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ भाई, ध्यान से देखना कि जब दो आदमी सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, इन्होंने, राम ने चेन्नई से चलना स्टार्ट किया था, सीता ने बेंगलुरु से चलना स्टार्ट किया था, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था, तो ये सेम टाइम पर ही मैसूर पहुंचेंगे। सेम टाइम पर ये मैसूर पहुंचे तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लो 5 आवर ले रहा है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 आवर लेगी, क्योंकि सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किए थे, सेम टाइम पे मिले। तो जब आपका टाइम सेम होता है, क्या सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो जो आपकी स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस कवर की गई डिस्टेंस के रेशियो के। किसके बराबर होता है, जो ये डिस्टेंस कवर की इसके रेशियो की। इसका मतलब जो राम ने डिस्टेंस कवर की और सीता ने जो डिस्टेंस कवर की, उनका रेशियो भी कितना होगा भाई, 3:2। अब हमें दे रखा है कि भाई राम ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की थी, 200 किलोमीटर। मतलब राम और सीता की जो डिस्टेंस का रेशियो कितना है और डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई, 200 किलोमीटर। तो राम ने जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कवर की थी वो कितनी थी, 600। सीता ने जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कवर की थी वो कितनी थी, 400। तो आप यहाँ पे हमसे बोल दोगे कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ध्यान से देखना भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है 600 है और ये वाली जो डिस्टेंस है x, ये हमारी कितनी है, 400। कितनी है भाई, 400 किलोमीटर। तो देखो भाई, अब क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस कौन तय कर रहा है, सीता तय कर रही है। कितने टाइम में कर रही है, 4.5 घंटे में। तो सीता की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, तो आप बोल दोगे जी सीता की स्पीड हो जाएगी 600/4.5। 600/4.5 कितना हो गया भाई, 15×3 = 45 और 15×4 = 60, ये हो गया। और राम की स्पीड, राम ने 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की और राम यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे। तो जो राम की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 400/2 मतलब 200 किलोमीटर। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 3 दूना 600, 600 माइनस 400/3, तो कितना आ गया भाई, 200/3। 66 सही 2/3 किलोमीटर पर घंटा हमारी स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि जो आपका अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो कवर की गई डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये वाला आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इफ द लाइन y = -3x+7 इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन इन सच ए वे दैट इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द न्यू लाइन। हमें बोला गया कि एक लाइन है, इसको हमने घुमाकर इसके खुद के परपेंडिकुलर कर दिया। यही बोला गया
बिकम परपेंडिकुलर टू इट्स ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से कहाँ हो गई अपने परपेंडिकुलर हो गई। अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप जो होती है m1 इंटू m2 बराबर किसकी होती है, -1 की। देखो इस पे इस बार सीजीएल प्री में भी क्वेश्चन आया था कि दो जो लाइन होती है उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -1। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है बराबर क्या बन रही है, y बराबर mx प्लस सी। m आपकी क्या होती है, स्लोप होती है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, -3। मतलब एक जो रेखा है, एक जो लाइन है उसकी स्लोप होगी -3। m2 ये जो दूसरी रेखा जो परपेंडिकुलर है इसकी स्लोप हमें निकालनी है, बराबर आ जाएगा -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1/3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/3। देखो भाई ये ऐसी चीजें हैं जो वैसे तो सबको आती होंगी, लेकिन फिर भी कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि -1 आएगा या 1 आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा ये वाला। देखो बहुभुज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज दिस, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन रेस्पेक्टिवली। देखो भाई इनकी साइड का रेशियो कितना है, 5:3, और इनके इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 9:5। हमें निकालनी है साइड कितनी है। तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि 5 साइड है। मान लो साइड कितनी है, 5। तो 5 साइड होती है तो आपका इंटीरियर एंगल कितना होता है, 108 डिग्री। और अगर साइड 3 होती है तो इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, 12×5 और 12×9 तो कितना आ रहा है, 9:5। मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो जो हमारी साइड होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 5 होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5:3। देखो यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर लिया था। जब आपको एक चीज पता होगी कि अगर साइड 3 होती है तो जो आपका इंटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री का होता है। अगर साइड 4 होती है, 3 साइड का मतलब क्या हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर साइड 4 है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर आपकी साइड 5 है तो इसमें आपका एंगल हो जाएगा 108। अगर साइड 6 है तो ये 120 होगा। अगर साइड 7 है तो आपका 128 से 4/7 होता है। अगर साइड 8 है तो 135 होगा, 9 है तो 140 होगा, और 10 है तो 144 होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे, आप जल्दी क्वेश्चन करो, तो बेसिक चीज़ें ये याद होनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि जब क्वेश्चंस आते हैं और आपको अगर ये सारी चीज़ें माइंड में हैं तो आप पहले से परस्यू कर लेते हो क्वेश्चन में कि क्या लगने वाला है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे देखो आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। रेगुलर ऑक्टागन पे क्वेश्चन आया था। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया निकालना था, साइड हमें दे रखी थी। तो जो रेगुलर ऑक्टागन का एरिया होता है, जब हमें साइड दे रखी होती है तो वो क्या होता है, 2√2 + 1 × a²। ये होता है रेगुलर ऑक्टागन का एरिया जब हमें साइड दे रखी हो कोई। ठीक है। अब अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अब ये मेरे को ये वाली चीज़ कैसे पता है, क्योंकि इस पे एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने ये अपने नोट्स में लिखा हुआ था। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको लिख लेनी चाहिए, जो आपको पता है कि एक चीज़ आ गई और कहीं पे है नहीं तो आप उसको लिख लो भाई। तो यहाँ पे अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे कि अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या होता है रेगुलर पॉलीगन में Na² / 4 × cot π/n। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि अगर हमें डायगोनल निकालने हो, डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, n × n-3/2 रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें। अगर हमें दे दी जाए कि इसकी रेडियस निकालनी, तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं भाई, रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2 × cosec π/n। ये ए क्या है, सॉरी ये आर क्या है, सर्कम रेडियस है भाई। अगर एक कोई इस तरीके का यही मान लो अपना ये पॉलीगन है, इसके बाहर अगर मैं सर्कल खींच दूँ तो इसकी रेडियस क्या होगी, a/2 cosec π/n। अगर हमें इन सर्कल बनाना है, इन सर्कल बनाना तो जो इन रेडियस होगी r वो बराबर होगी a/2 cot π/n। क्या हो जाती है, cot π/n। जनरली इस पे और इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चीज जनरल चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है भाई। ठीक है, ए एक कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 24 दिनों में। बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है भाई। बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 72। ये आ गया इनका एलसीएम। हमसे बोला गया वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि अनुबंधन रुपये 4800 का है तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखो भाई दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। कितनी एफिशिएंसी है ए की, 3। तो कितना काम किया, 12। टोटल काम कितना था, 72। 72 में से 12 काम किसने किया, ए ने। तो बचा हुआ काम कितना है, 60। 60 काम कौन करेगा, बी। हमें निकालना है कि 4800 कुल रुपए में से बी को कितना मिला। तो देखो भाई 4800 जो टोटल रुपए कितने की वैल्यू है, 72 की, क्योंकि टोटल काम कितना था, 72। उसमें से बी ने कितना काम किया, 60। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 60 के हिसाब से मिलेंगे। 12×5 = 60,
12 यानी 72, 6 और 48, 8 दूना 16, 1 मिनट भाई, अच्छा 5 ना, 8 और 5 40, तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 4,000 रुपये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। आपको कई बार क्या होता है ना, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है कई बार बच्चे एग्जाम हॉल में उनमें जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी अगर आप रिसेंटली एग्जाम्स का ट्रेंड उठा के देखोगे तो उनमें बेसिक क्वेश्चन, एक दो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो फंस जाओगे। इसमें तो खैर बहुत ज्यादा कुछ वैसे बेसिक था नहीं, लेकिन ऐसी बेसिक चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एक दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है डीईएफ, एक दूसरा ट्राइंगल है भैया हमारे पास डीईएफ। ठीक है, डीईएफ, एंगल बी बराबर एंगल ई है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। एंगल एफ बराबर एंगल सी है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ए बी बराबर 3D। अब देखो, अगर ये दो एंगल बराबर है तो ये एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होगी होंगे भी, सीधी सी बात है। ए बी अगर आपकी 3 है तो डी आपकी 1 है, ये दे रखा है भाई ए बी और डी का रेशियो। देन टू ट्राइंगल्स आर, अब देखो अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं ना, तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं आपके वो क्या होते हैं? सिमिलर। क्या होते हैं भाई? सिमिलर होते हैं। तो इसमें देखो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अगर इसकी साइड 3 है तो फिर इसकी भी साइड 3 होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तीनों एंगल भी बराबर होनी चाहिए, सारी साइड भी बराबर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये जो फिगर है अगर मैं दूसरे फिगर को भी इसके ऊपर रखूं तो एज इट इज इसको ढक लेना चाहिए, वो होता है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, तो सिमिलर है भाई ये वाला। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये भी नहीं होगा। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, नहीं। ये वाला क्या है? सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्राइंगल है? दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। बेसिक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की आप सबको आती होगी, है ना भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा ठीक क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। ठीक क्यों है? ऐसा नहीं कि इसमें कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो इसको ठीक बनाती है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, पर नाउ बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 3,35,180 एट ए रेट ऑफ 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। At the end of the first year, he pays back 23,060 to return the principal amount borrowed. He Pernod pays all the outstanding dues at the end of the second year, including the interest payment accrued during the first year. How much will he pay at the end of the second year? देखो भाई, कितने रुपए लिए थे? 3,35,180 रुपए लिए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 13%। तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले साल पे जो ब्याज लगा वो इसका लगा 13%। पहले साल ये ब्याज मिला। दूसरे साल में इस बंदे ने क्या किया? 23,060 रुपये पे कर दिए। तो 23,060 रुपये किस में से पे करे? 3,35,000, 3,35,180 में से कितने रुपए पे कर दिए भाई? 23,060। 23,060 इसने पे कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका? ये आ जाएगा 3,12,120 रुपये बचे। अब इसको देना है दूसरे साल के एंड में। जब दूसरे साल के एंड में देंगे तो इस पर 13% तो ब्याज लगेगा और साथ में ये, तो भाई इसका कितना देगा? 113%, क्योंकि 13% तो इस पे ब्याज देगा और मूलधन भी लौटाएगा। तो इसका 13% तो ये देगा, और पहले साल में जो ब्याज बना था वो भी उसको देना है, तो वो भी सेकेंड ईयर में ही देगा वो। तो बेसिकली उसको जो पैसा रिटर्न करना है वो कितना रिटर्न करना है? ये वाला पैसा रिटर्न करना है। 3,35,000 पे 1 साल का ब्याज और 3,12,120 का 113%। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब देखो, इस कैलकुलेशन को 1 0 से 1 0 काट दोगे, 1 0 से 1 0 काट दोगे, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 13 5 35 13 7 13 104, 13 10 23, 65 और 2 67, 39 और 6 45, और 39 और 4 ये हो गया 43 5 7 3.4। ये आ गया आपका पहला। दूसरा, एक तरह से आपको इसको गुणा करना है। 113 का दूना कितना हो जाएगा भाई? 226। ये 226 आ गया आपका। 113 एकम 113 और 22 कितना हो गया आपका? 35, 26 और 13 39 भाई, ठीक है। और 113 और 23 फिर आपका हो गया कितना? 36, और 113 339, 339 और 13 आपका कितना हो गया भाई? 352। और ये आपका पॉइंट, तो इनको आपको जोड़ना है कितना कितना को? 43,573.4, और ये बना 3,52,695.6। इन दोनों को आप ऐड करना है बस। 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, 16 12 6 7 3, 37 62 690, 37 62 69 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ओ सॉरी 9 आएगा ना, 5 और 4 9, 396269, ये ऑप्शन हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या? कैलकुलेशन थी।
अब मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भाई, अभी अगर आप रिसेंटली पेपर उठा के देखोगे तो उनमें देखोगे कि कंसेप्ट कम और कैलकुलेशन ज्यादा पूछी जा रही है। और कैलकुलेशन, अब देखो इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा रॉकेट कैलकुलेशन नहीं थी कि आपको कुछ यूनिट डिजिट लगाना पड़े, डिजिटल सम लगाना पड़े, ऐसा कुछ तो था नहीं। बेसिकली देखो अगर आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगाओगे तो क्या है, 8 या 24 का 4 और 3 दूना 6, 6 4 10 भाई, ये जीरो बन गई। अब आपको इसमें 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, अगर आप वो भी लगाओ 2 डिजिट में भी देखो इसका भी यूनिट डिजिट 9 है, इसका भी यूनिट डिजिट 9 है। तो इसके बजाय आप, इससे बचने की बजाय आप सीधी भी कैलकुलेशन करोगे तो कोई बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन ये है नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया, देखो इस सेम टाइप का सेम पैटर्न पे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद सीजीएल की एसएससी की किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन थस फॉर्म। ये एक हमारा ट्राइंगल है भाई, है ना, इसकी साइड कौन कौन सी है, 3 है, 3 4 5, 3 4 5। अब हमने क्या किया, इट इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये जो 3 सेंटीमीटर की साइड है इसके अराउंड इसको रोटेट करना है। इसके अराउंड हमें रोटेट करने का मतलब क्या हो कि हमने इसको यहाँ से पकड़ा और हमने इसको यहाँ से गोल 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 घुमाना स्टार्ट किया। तो देखो जब आप इसको घुमाओगे ना तो ये इस तरीके से एक आकृति फॉर्म करेगा। आप खुद इमेजिन कर लो कि जब हम एक इसको पकड़ के अगर मैं घुमाना स्टार्ट कर दूं तो इस तरीके की आकृति फॉर्म करेगा। इस तरीके की आकृति फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि ये बना कोण। देखो ये तो मैंने 3 यहाँ पे ले लिया, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बना दूं कि ये आपका 3 है, ये 4 है, 5। अब अगर मैं इसको पकड़ के घुमा रहा हूं, इसको पकड़ के घुमा रहा हूं तो मेरा इस तरीके से कोण फॉर्म होगा, इस तरीके से कोण फॉर्म होगा। इस कोण में इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी स्लैंट हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमें पता है भाई क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और हाइट कितनी है, 3, 3 इसकी हाइट है तो 3 से 3 कट जाएगी, 16 पाई हमारा आंसर हो जाएगा ये चीज। अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन बनता है, देखो अब चाहिए 3 सेंटीमीटर की पे घुमाओगे तो ये बन जाएगा। अगर 4 सेंटीमीटर की साइड की बात की कि 4 सेंटीमीटर की साइड पे हमें घुमाना है तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर में घुमाएंगे तो इस तरीके से कोण बन जाएगा। किस तरीके से भाई, ये इस तरीके से कोण बन जाएगा, इस तरीके से ये लो। अब यहाँ पे हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, रेडियस से 3 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी, इस तरीके से कोण बन जाएगा। अगर हमें बोला जाए, अगर हमें बोला जाए कि इसको, इसका जो हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर वाली साइड, इसके सापेक्ष घुमाया जाए तो क्या होगा। देखो इसके सापेक्ष जब आप घुमाओगे तो आप इसको पकड़ के घुमा रहे हो, अगर आप इसको पकड़ के घुमा रहे हो तो ये पूरी जो आकृति इस तरीके से रोटेट होगी, इस तरीके से रोटेट होगी, इस तरीके से आप खुद इमेजिन करके देखना, इस तरीके से रोटेट होगी और यहाँ पे 2 कोण बनेंगे। अब 2 कोण बनेंगे तो देखो इसकी यहाँ पे जो ये रेडियस है वो कितनी हो जाएगी भाई, ये रेडियस होगी। रेडियस क्या होगी, लंब इंटू आधार बटा कोण, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डलेगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बोल दूं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, 3 × 4/5, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब रेडियस के बाद में बात आ जाती है इसकी हाइट की, ये वाली हाइट क्या होगी। तो देखो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है, राइट एंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सारी पढ़ लो। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डलता है तो ये वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 × 3 बटा ये पूरी साइड 5, ये इसकी हाइट हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस होती है। अगर सेम उनसे बोला जाए ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 4 × 4/5। ये बेसिक प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल की, बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टियां वो पूरी एक बार पढ़ लो। ऐसे मूवमेंट होते हैं ना जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे देख लिया करो, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप चीजें देखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से याद रह पाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम्स वाज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 99 आइटम्स। 55 वस्तुओं का MRP है वो बराबर है 99 वस्तुओं के SP के, परचेज प्राइस मतलब CP के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो MRP और CP का रेशियो आएगा कितना आएगा भाई, 9:5। आगे हमसे बोला जाए द सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम, 56 आइटम का SP है वो बराबर है MRP ऑफ 35 आइटम का। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे MRP और SP का रेशियो, तो यहाँ से MRP और SP, यहाँ MRP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 8:5। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों MRP इक्वल है तो मैं MRP को इक्वल बना देता हूँ, MRP को इक्वल बना देता हूँ। MRP कितना आ गया भाई 72, CP कितना आ गया 40 और SP कितना आ गया
45। हमसे बोला गया प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाला लाभ, यानी लाभ सीपी कितना है 40, बेच कितने में 45 में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का, 5/40 इंटू 5/40 इंटू 100 कितना हो गया भाई 50/4, मतलब 25 12.5% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चीज मैंने आपको लिख के बताई है। अगर मैं बोलूँ कि जब आप इसको एग्जाम हॉल में करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे तो करना नहीं है भाई। अगर ऐसे करोगे ना तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 1000 बार पूछा जा चुका है, आप 1000 बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तो उसको उसी मेथड से नहीं करना। आप यहाँ पे सीधा लिखोगे MRP 55 और ये आपका दे रखा है कितना परचेज प्राइस 99, तो आप यहाँ पे सीधा लिखोगे भाई CP रेशियो MRP, यहाँ पे काट लोगे, CP आपका 5 आ जाएगा, MRP आपका 9 जाएगा। आपको पता है ना जो परचेज प्राइस के साथ रेशियो है MRP का बनेगा, और जो मार्क प्राइस के साथ जो चीज है वो CP का रेशियो बनेगा। इन द सेम में आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो आपका MRP कितना है, ये देखो 56 मतलब 7 से दोनों कटेंगे 8, और ये कितना आ जाएगा आपका 5, ये दोनों बराबर करने 9 कर दिया 8 कर दिया, 8 पंजो 40 और 9 पंजो 45, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, 5/40। आप सीधे यहाँ पे भी कर लोगे ना भाई 8:9, तो 1/8 कितने का प्रॉफिट हो गया 12.5%, 1/8 सबको पता होगा कितना होता है 12.5%। ये चीजें हैं जो आपको एक्चुअली में एग्जाम हॉल में करनी होती है, ठीक है, पूरी नहीं लिखनी होती, और ये आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी इन सारी चीजों की ना। अगला क्वेश्चन है, इन ए टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर इज 42। 6 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है भाई 42, ठीक है। while the age of the 7th member of the team is 36 years more than the average age of all the 7 members, ठीक है भाई। हमसे पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द 7th मेंबर ऑफ द टीम, टीम के 7वें मेंबर की एज कितनी है। तो देखो इसको करने के दो तरीके, मैं पहले आपको बेसिक से बताऊंगा। बेसिक हमारा क्या कहता है, मान लो सारे जो लोग हैं उनका एवरेज कितना है x, और इतने कितने लोग हैं 7 लोग हैं, 7 लोगों का एवरेज कितना है x, ठीक है। सॉरी 6 लोगों का एवरेज, सॉरी 7 लोगों का एवरेज कितना है x, ये किसके बराबर होगा 6 लोगों की एज कितनी है 42, 6 का एवरेज कितना है 42, तो 6 लोगों की एज तो ये होगी। 7वें आदमी की एज कितनी है एवरेज से, भाई सबका एवरेज हमने कितना माना x, एवरेज से कितनी ज्यादा है 36 वर्ष, एवरेज से कितनी ज्यादा है 36 वर्ष। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, x की वैल्यू कितनी आएगी 48, मतलब सब जो 7 लोग हैं उनका एवरेज कितना है 48, और जो 7वें मेंबर है 7वें मेंबर की एज कितनी है एवरेज से 36 ज्यादा, तो एवरेज कितना है 48, इसमें जब आप 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 84, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 84। ये तो इसका बेसिक एवरेज बेसिक अप्रोच है। अगर मैं चाहूँ कि बेसिक से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता हूँ, और अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो देखो क्या है, बेसिक से एक स्टेप आगे जाते हो भाई 6 का एवरेज कितना है 42, 7वें आदमी के पास कितना ज्यादा था 36 ज्यादा था 7वें आदमी के पास, इसने 36 इन 6 लोगों को दे रखा था, इन 6 लोगों को दे रखा था, तो कितना था 6, मतलब इन 6 लोगों के पास ये 6 कम था जो 7वें आदमी ने इन सबको दे रखा था, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 42 और 6 48, तो 7वें आदमी के पास कितना हो जाएगा 48 + 36 बराबर 84, जो हमारा आया है। बेसिकली जो 7वें आदमी के पास एक्स्ट्रा है ना वो इन सब 6 लोगों में बटना है, जो 7वें आदमी के पास एक्स्ट्रा है वो इन सब 6 लोगों में बटना है, तब जाके तो इनका एवरेज निकलेगा, समझे। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए इसलिए दे रहा हूँ भाई, इस पे SSC 1000-2000 बार तो क्वेश्चन पूछ चुकी होगी अब तक, कितनी बार 1000-2000 बार क्वेश्चन पूछ चुकी होगी, और 1000-2000 बार क्वेश्चन पूछ चुकी होगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि देखो क्या होता क्या है, एक ये छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, एक इसमें ये होती है आपकी टेंजेंट, एक इसमें टेंजेंट ये होती है, तो बेसिकली ये वाली जो टेंजेंट होती है ये होती है आपकी √d² - R1 - R2 का स्क्वायर, और ये वाली जो बड़ी वाली ये वाली जो टेंजेंट होती है ट्रांसवर्स वाली, ये होती है √d² - R1 + R2 का स्क्वायर, ये होती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो भाई ये और ये दोनों आप मिला रहे हो, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आता है, यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो ये जो है ये जो डिफरेंस आया क्या आया R2 - R1 का, तो इसलिए इस वाली में हम R2 - R1 लेते हैं। जब हम ये वाली ट्रांसवर्स लेते हैं तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये रेडियस बड़े वाले की और छोटे वाले की रेडियस दोनों का क्या होता है, यहाँ पे R1 + R2 होता है, दोनों का एडिशन होता है, तब जाके ये वाली रेडियस निकलती है। तो बेसिक चीजें आप इनको रटो मत, इनको समझो कि ये क्यों आया, तब जाके चीजें कर पाओगे। तो आप एक क्वेश्चन करना, इसका जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है भाई। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आपको जो भी मैंने सिखाने की कोशिश की, देखो
एक प्रैक्टिस सेट में मेरे को जितनी चीज़ें आती है मैं सारी नहीं सिखा सकता, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ मेरे जो इनसाइट्स हैं वो देता रहूँ, तो आप उनसे लर्निंग लेते रहो। ठीक है भाई।